ठीक है, ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से। सप्ताह में 2 दिन का प्लान था हम लोग का, 1 दिन कर पाए, संडे का आज का क्लास देखते हैं। ठीक है, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स को 10 भाग में बांट के देख रहे हैं। ठीक ना, आज पहले आर्थिक वाले सेक्शन से शुरू करेंगे, अर्थव्यवस्था जो हमारा है वहां से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज अर्थव्यवस्था से शुरू करेंगे। तो आप आपने भी अपनी कॉपी में अर्थव्यवस्था का एक यूनिट बना रखा होगा, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, 10 यूनिट में 1 यूनिट हम लोग का अर्थव्यवस्था भी है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में आपसे करंट अफेयर्स में और सामान्य अध्ययन के रूप में भी इकोनॉमी आधारित क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था में पहला आज हमारा हमको देखना है करंट अफेयर्स पे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो हमारा है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट, जो भी मेरे यहाँ स्टैटिक आंकड़े जारी होते हैं फसल से संबंधित या विभिन्न वृद्धि दर से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित, वो सांख्यिकी विभाग ही करता है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, सांख्यिकी, आप नाम समझेंगे, बहुत बार पूछता है ये प्रश्न कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये जो हमारे यहाँ विभाग है, उसके द्वारा जुलाई सितंबर तिमाही का आर्थिक वृद्धि दर घोषित किया गया। प्रत्येक तिमाही में हम लोग आर्थिक वृद्धि दर देते हैं, तो जुलाई से सितंबर का जो आर्थिक वृद्धि दर है उसकी घोषणा हुई 7.6% रहने का। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये सांख्यिकी हमको जानना ये था इसमें कि जो वृद्धि दर हमारे यहाँ जो है, आर्थिक वृद्धि दर है, वो कितने महीने पे घोषणा होती है हमारे यहाँ। तो प्रत्येक 3 महीने पे हम लोग इसका करते हैं तिमाही घोषणा। ये तो जुलाई से सितंबर के बीच का जो घोषणा हुआ अभी, उसमें यह था कि 7.6% आर्थिक वृद्धि दर रहा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे इसको पूर्व अनुमान, पहले क्या होता है कि पहले पूर्व अनुमान का घोषणा होता है कि कितना रहना अनुमानित है। ठीक है, और जब अवधि बीत जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल घोषित करते हैं कि वास्तविक रूप से कितना आया। तो हम लोग देखेंगे कि इस अवधि में जो जुलाई सितंबर का अवधि है उसमें अनुमानित पे अगर जाएंगे तो आरबीआई ने माना था कि मेरा 6.5 वृद्धि दर रहना चाहिए, ये अनुमान था 6.5 का। अन्य जो एजेंसियां हैं उनका 6.7 के पास अनुमान था। तो जो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाने वाले एजेंसियों में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है मूडीज। आप किस नाम जानेंगे उसको? मूडीज के नाम से हम लोग जानते हैं, मूडीज है ये। ठीक है, मूडीज कहाँ की एजेंसी है? तो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी। ठीक है, ये इंडियन एजेंसी नहीं है, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज है। बहुत आसान क्वेश्चन अगर कभी पूछ देगा तो आपसे यही होगा कि मूडीज जो है वो क्या है, रेटिंग एजेंसी है, किस देश की है? तो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है ये। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो सामान्य अनुमान था 6.5 तक आरबीआई का, और दूसरे लोगों का 6.7 तक था, लेकिन हम लोगों का वृद्धि दर गया कहाँ? 7.6% वृद्धि दर रहा। ठीक है, ये बता रहा है कि अनुमान से भी अधिक वृद्धि दर जुलाई से सितंबर के महीने में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, आपको ये पता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत प्रगति पे है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भारत है। ठीक ना, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसी पे बुनियादी उद्योग जो हमारे हैं। दूसरा इकोनॉमी घटती में जानना था कि बुनियादी उद्योग, इसका क्या परफॉर्मेंस रहा बुनियादी उद्योग का। तो बुनियादी उद्योग का सबसे पहले हम जानेंगे कि बुनियादी उद्योग में कितने उद्योग आते हैं। बुनियादी उद्योग, अगर कोई कहता है आपसे कि बुनियादी उद्योग भारत में कितने, तो बुनियादी उद्योग की श्रेणी में भारत में अभी 8 उद्योगों को रखा गया। कितने को रखा गया? 8 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसको बुनियादी उद्योग के कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें आपको एक बार ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ये हमेशा चर्चा में आता है, प्रीलिम्स में और मेन कहीं भी आपको मदद करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, जैसे कोयला है, कोयला हो गया, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये सब क्या है? सब बुनियादी उद्योग हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे सब जो महत्वपूर्ण उद्योग सब सेक्टर देखते हैं, कोयला का, कच्चा तेल का, प्राकृतिक गैस का, फिर रिफाइनरी उत्पाद का, या
उर्वरक का, कृषि में आएंगे तो उर्वरक का, इस्पात का, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट, ठीक है, और बिजली। ये सब 8 ऐसे उद्योग है जिसको हम लोग बुनियादी उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हो गया कि बुनियादी उद्योग कौन है, तो ये 8 का आप ध्यान रखेंगे। कितने हैं? 8 है। अब है कि बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जो है अक्टूबर में जो आया रिपोर्ट, तो उसमें अक्टूबर के मंथ में इसमें जो वृद्धि है वो 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 12.1% के दर से ये उद्योग बढ़ा है, ठीक है। अब बुनियादी उद्योगों का महत्व इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि जो टोटल औद्योगिक उत्पादन है इंडिया का, जो कुल औद्योगिक उत्पादन होगा भारत का, उसमें 40.27% योगदान किनका है? इसी 8 उद्योग का है। 40.27% भाग है किसका, योगदान किसका रहता है? इस 8 उद्योग का। कुल औद्योगिक उत्पादन में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जितने उत्पादन भारत में होते हैं उसके 40% के आसपास सिर्फ इस 8 उद्योग से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और इन 8 उद्योग में हम लोग क्या देख रहे हैं? वृद्धि दर रही अच्छी हमारे यहाँ, 12.1% वृद्धि दर रहा है, ठीक है। तो एक सामान्य क्वेश्चन रहता है ये, बुनियादी उद्योग कितना और बुनियादी उद्योग का योगदान कितना % है, ठीक है, कुल औद्योगिक उत्पादन में। आप बता देंगे 40% है, 40.27% है, ठीक है। 2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इसका इधर एक चर्चा में आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आ रहा था कि हमारे यहाँ जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, ईडी हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ईडी ने एक स्मार्टफोन की कंपनी के ऊपर कर शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए। एक बड़ा आसान सा प्रश्न आपके लिए हो गया फिर से कि अभी ईडी के द्वारा किस स्मार्टफोन कंपनी के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए गए, ठीक है। तो धन शोधन रोकथाम अधिनियम हम लोग के हैं, धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग जो है रोकथाम अधिनियम हम लोग के देश में है, लागू है। उस अधिनियम के तहत चीनी स्मार्टफोन कंपनी जो वीवो है, अपने नाम सुना होगा सबों ने, वीवो, ये कहाँ की कंपनी है? चीन की है, चीन की है स्मार्टफोन कंपनी वीवो। इसके खिलाफ ईडी ने भी आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इसमें आरोप लगा है कि 2014 से 21 के बीच में, इन वर्षों में 2014 से लेके 21 तक में इस कंपनी ने क्या किया कि लगभग 62,476 करोड़ रुपए चीन को भेजे। क्यों? कर से बचने के लिए, भारत में कर से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए इतने रुपए 62,000 करोड़ के आसपास रुपए भेजे गए चीन को, ठीक है। यही धन शोधन है, जब हम लोग टैक्स चोरी करते हैं, मतलब टैक्स से बचने के लिए पैसा को भेज रहे हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग है एक तरह से, धन शोधन मतलब उसको हम लोग व्हाइट बनाना चाह रहे हैं दूसरे प्रक्रिया से, बिना कर दिए हुए। कोई भी पैसा आप अर्न करते हैं बिजनेस में या कहीं से, तो उस पर अगर आप टैक्स सरकार को दे देते हैं नियम अनुसार, तो क्या होता है? आपको व्हाइट मनी बन जाता है। जब उस पर कर नहीं देते हैं तो वो आपका ब्लैक मनी है। आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं कोई बिजनेस से, कोई व्यापार से, उस पर टैक्स अदा कर रहे हैं, तो आपका व्हाइट मनी है वो। और कोई व्यक्ति चाहता है हम कर नहीं दे, तो उसके लिए तरह तरह का जो हथकंडे अपनाते हैं। तो उसमें इस चीन की कंपनी वीवो ने क्या किया, इतना पैसा चीन को भेज दिया कि भारत में कर से बच सके। तो इस आरोप में इसके ऊपर अभी आरोप पत्र ईडी के द्वारा दाखिल किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस कंपनी के ऊपर, किस स्मार्टफोन की कंपनी के ऊपर अभी धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए गए, ठीक है। तो ये वीवो के ऊपर हुआ। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, जो इस मंथ के जो मैगजीन्स है दिसंबर मंथ में, हम लोग को पता है, हम लोग दिसंबर मंथ को देख रहे हैं, उसमें जो आर्थिक क्षेत्र में गतिविधियां रही हैं उसको देखते हैं। देखिए एक हम लोग का, आप देखेंगे जब नोटबंदी हुआ, ठीक है, उसके बाद 2000 के नोट, 500 के नए नोट जारी किए गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सरकार ने घोषणा किया और 2000 नोट को बंद कर दिया, ठीक है। इस बार हम लोग समझिए इस चीज को, इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ है, ठीक है। ऐसे प्रश्न है जो ऐसा ये सब्जेक्ट है ये, जहां से प्रश्न लगातार होंगे, ठीक है। तो एक नीति सरकार की है अभी, ठीक है, उसका नाम है स्वच्छ मुद्रा नीति के नाम से आप जानिए, स्वच्छ मुद्रा नीति, ठीक ना। क्लीन नोट पॉलिसी है ये। सरकार ने क्या कहा कि इसके तहत आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद किया, लेकिन अवैध नहीं किया, वैध मुद्रा रहा ये। अब देखेंगे ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा मुद्रा वैलिड मुद्रा नहीं है, वैलिड मुद्रा रहा। करेंसी नोट को वैध मुद्रा का दर्जा रखा गया, लेकिन कहा गया कि आप इसको वापस कर दिए, ठीक है, पहला चीज। अब इसे प्रश्न जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि घोषणा कब हुई।
आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस करने की जो घोषणा की वो कब हुई, ये डेट आपसे आएगा, आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में ये डेट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 19 मई 2023। ठीक है, ये घोषणा हो गई 19 मई 2023 को 2000 के नोट को वापस करने के लोगों ने घोषणा कर दिया कि अगर आपके पास है तो आप वापस कर दीजिए। ठीक है, वापस होना शुरू हुआ। आप सबको पता है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि समय सीमा क्या रखी गई, कब तक आप वापस कर देंगे। तो पहले समय सीमा रखी गई थी 30 सितंबर, जिसको बढ़ा के किया गया 7 अक्टूबर। क्या किया गया, 7 अक्टूबर 23 तक आप आरबीआई में नोट किसी बैंक में जाकर के अपना 2000 का नोट जमा कर सकते थे या बदल सकते थे। ठीक है, 7 अक्टूबर बीत गया, तो 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, क्या वैसे 2000 के नोट आपके यहाँ बेकार हो गए? ऐसा नहीं हुआ, आरबीआई ने फिर एक मौका दे रखा है। अभी उसने एक मौका दिया कि ठीक है, अब आप आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में आए और 2000 के नोट अगर हैं तो वहां आकर के अपने बैंक खाते में आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, क्या सुविधा दिया गया, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में आप जाएंगे और वहां पे जमा कर सकते हैं। देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर 2000 के नोट को अपने बैंक खाते में आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा इसने दिया। देखिए क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड बदला है कि एक लाइन का प्रश्न आपसे पूछ दिया कि भाई 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कब की गई, ये मान ले सकते हैं 19 मई। ठीक है, लेकिन ट्रेंड बदला है, आजकल क्या करता है, लंबा लंबा प्रश्न पूछता है, 3 4 5 जितने इन्फॉर्मेशन है सब कुछ में डाला जाता है। उसी का दूसरा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना चाहिए तब कि 7 अक्टूबर 23 तक अवधि थी। उसके बाद क्या प्रावधान किया गया, उसके बाद कोई नोट नहीं बदले जा सकते, एक ऑप्शन देगा नहीं। उसके बाद भी क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले जा सकते थे, बदले जा सकते। अब क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं हमारे यहाँ आरबीआई के? ठीक है, इसी में एक संबंधित क्वेश्चन है जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय बदले जा सकते हैं, कि हमको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय हैं कितने। तो पूरे भारतवर्ष में 19 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, हम लोग के बिहार में पटना में भी आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, आपने देखा होगा गांधी मैदान के पास उसका क्षेत्रीय कार्यालय है। आपके पास प्रश्न के लिए है कि भारत में 19 आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां आप नोट बदल सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन इस पे है कि कितने नोट इसके प्रचलन में थे। तो 19 मई को जब एक घोषणा हुई थी तो लगभग 3.56 लाख करोड़ के मूल्य के करेंसी नोट प्रचलन में थे। ठीक है, ऑलमोस्ट नोट वापस आ गए हैं, अभी 2-3% नोट ही वापस आना बाकी है, तो सारे नोट वापस आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये घटनाएं पीछे की हुई हैं, हम लोग इसको बार बार देखेंगे। पहले भी आपने देखा होगा पेपर में, न्यूज़पेपर में, फिर मैगजीन्स में दिसंबर में आया। ठीक है, अपनी कॉपी में आप रखेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हैं जो कि आपको अभी भी करंट अफेयर्स में, प्रीलिम्स में तो ध्यान रखना ही है। मुख्य परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पे इस तरह की चीजों का उदाहरण या तथ्य आपको लिखना होगा। ठीक है, इसलिए इसको भी इतना चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नया है कि 2023-24 विपणन वर्ष के लिए, 2023-24 का जो मेरा विपणन वर्ष है उसके लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा किया गया। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा क्या है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये हम लोग लगभग आप जब से करंट्स पढ़ना शुरू किए होंगे, अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं जब भी, तो हमेशा ये आपके पास आता है। कभी वो क्या होता है कि खरीफ फसल का घोषणा होगा, कभी रबी का होगा। ठीक है, जी हम सुधार लेंगे, ये 23-24 कृषि वर्ष है। ठीक है, उत्पादन वर्ष होगा। विपणन वर्ष अगर पूछेगा तो 24-25 है। ठीक ना, विपणन वर्ष मतलब जब उसका मार्केटिंग होगा, विपणन का मतलब मार्केटिंग है, तो 24-25 विपणन वर्ष के लिए घोषणा हुआ है। और कृषि उत्पादन के लिए आप देखेंगे तो 1 साल तक बैठ जाएंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम लोग बहुत बार से पढ़ रहे हैं, जो बेसिक बातें जाननी चाहिए वो क्या होती है। जैसे वो होता है, पहला मेरा ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कंसेप्ट हमारे यहाँ आया वो किसके अनुशंसा पर आया, एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, एकदम तुरंत जहन में जाना चाहिए कि ये स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन
स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप तय किए जाते हैं। ठीक है, इसके अनुशंसा के अनुरूप 2018-19 के बजट में ये घोषणा किया गया भारत में कि हमारे यहाँ जो लागत होगा, उत्पादन लागत, उसका कम से कम 1.5 गुना सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य रखेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कंसेप्ट है एमएसपी का, वो क्या है? उत्पादन लागत का 1.5 गुना। किसका? उत्पादन लागत जो भी होगा उसका 1.5 गुना, 1.5 से आप अगर गुना कर दे 1.5 गुना होगा। ये 2018-19 के बजट में घोषणा किया गया। ठीक है, ये प्रत्येक साल कौन तय करके बताता है, सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है। ये कंसेप्ट दिया था स्वामीनाथन आयोग ने। ठीक है, उसकी अनुशंसा पर लागू है। फिर नेक्स्ट बात हुआ, क्या आया था कंसेप्ट कि 1.5 1.5 गुना लागत से अधिक रखेंगे। इसको कौन प्रत्येक साल तय करेगा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। ये सिफारिश करता है प्रत्येक साल, उसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आर्थिक कमेटी है वो उसका अनुमोदन करती है और सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किए जाते हैं। क्लियर है? तो अब आप हम लोग देख रहे हैं कि 24-25 विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए। किन क्रॉप्स के? रबी फसलों के। उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन रबी फसल इसमें ऐसे आए हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया और क्या रहा, कितनी वृद्धि रही। ठीक है, कुछ फसलों का रेट क्या रहा और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, ये प्रश्न आते हैं आपसे। पहले अभी तक जितना डिस्कस किया वो बेसिक था, अब करंट के बाद को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रबी फसल में गेहूं मेरा महत्वपूर्ण फसल है रबी का। आप सबको पता होगा कि फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल में गेहूं का दूसरा स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, गेहूं क्या है? तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया आपका 2275 रुपया प्रति क्विंटल। कितना घोषित हुआ? 2275 रुपया प्रति क्विंटल घोषित किया गया। इसका जो लागत मूल्य है वो उम्मीद किया गया था कि 1128 रुपया होगा, 1128 रुपया। ठीक है, इस आधार पर इसको घोषित किया गया है। इसका जो प्रतिफल निकल के आ रहा है आप देख रहे हैं 1128 रुपये। हमको अगर 1.5 गुना ही करना होता तो 1600 के आसपास ये पैसा रेट आता है इसका, लेकिन सरकार ने इसको 1.5 गुना नहीं दिया बल्कि 100 से अधिक प्रतिफल दिया है। 102% में अगर देखेंगे तो इसका प्रतिफल 102% दिया गया है। ठीक है, अगर आप वृद्धि देखिएगा इसमें तो वृद्धि कितनी की हुई है पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम लोग देखेंगे 150 रुपया दाम बढ़ाया गया प्रति क्विंटल, 150 रुपया का वृद्धि किया गया। गेहूं में दोनों चीज पूछेगा आपसे, वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? 150 रुपया। दाम कितना रखा गया? 2275 प्रति क्विंटल। ठीक है, प्रतिफल कितना दिया है? तो 102। ठीक है, 1.5 गुना था लेकिन ये 100% दे रहा है, लगभग दोगुना दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1128 से 102%, दुगुना से अधिक आपको मुनाफा दिया गया है इसमें गेहूं में सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखेंगे जो दूसरा रबी फसल है जो मेरा, इसका रेट है 1850 रुपया। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया 1850 रुपया। इस पे जो हम लोग प्रतिफल की बात करेंगे कि कितने परसेंट इसमें लाभ दिया गया है, इसमें 60% लाभ सरकार के द्वारा दिया गया। मैथ के स्टूडेंट आप होंगे तो यहाँ भी दाम निकाल पाएंगे। ठीक है, 60% लाभ है 1850 में, तो यहाँ क्या कोस्ट था पूरा याद नहीं करना पड़ता, डेटा आपको पता है। सबसे अधिक पूछेगा तो 102% दिया गया है, 150 रुपया गेहूं में वृद्धि है जो 1850 रुपया रखा गया है। जो में वृद्धि का दर है 115 रुपया, यहाँ वृद्धि क्या है? 115 रुपया वृद्धि है जो में। ठीक है, दो फसल कम से कम ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। हम आपसे 2-3 चर्चा करेंगे, जैसे कि इसके बाद है चना। चना का रेट था 5440 रुपया रखा गया है, 60% वृद्धि। चना में क्या है? चना में भी ये 5440 का प्रति क्विंटल रेट हुआ, 60% क्या है? इसका प्रतिफल है। ठीक है, 60% प्रतिफल रखेगा इसके भी। ठीक, इसी तरह हम लोग देखेंगे मसूर। मसूर में 6425 रुपया रेट रखा गया और प्रतिफल है 89%। मसूर में एक चीज खाली आप ध्यान रखिएगा अलग से कि इसमें जो वृद्धि है पिछले बार की तुलना में वो 425 रुपये का है। देखिए क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे कि क्या क्या प्रश्न आपको ध्यान रखने चाहिए। इतने लंबे चौड़े डेटा जो इकोनॉमिक्स में डेटा जो आता है तो स्टूडेंट थोड़ा घबराने लगते हैं कि कितना याद रखें। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अभी कि इसमें प्रश्न क्या हो रहे हैं आपके लिए।
तो देखिए 6425 रुपया मसूर का रेट रखा गया और वृद्धि कितनी हुई पिछले साल की तुलना में 425 रुपया का वृद्धि किया गया। इसमें प्रतिफल क्या निकल के आया है तो 89% आया। ठीक है, इसी तरह घोषणा क्या होगा मसूर के बाद सरसों और सरसों का घोषणा हुआ 98% प्रतिफल के साथ। अब आप देखिए समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास। एक तो हो सकता है सर्वाधिक रबी फसलों में सर्वाधिक जो प्रतिफल दिया गया है किसानों को किस फसल को मिला। हम लोग देख रहे हैं गेहूं को मिला कितना 102%। यही आपके याद रखने के लिए। दूसरा आपको याद रखना था गेहूं में वृद्धि कितने रुपए की गई 150 रुपए की गई। यहाँ आपका काम गेहूं का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रुपयों में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में हुआ। आप देख रहे हैं हम लोग हैं प्रतिफल के रूप में तो मात्र 89% बढ़ रहा है, लेकिन रुपये के सेंस में अगर हम देखें तो सबसे अधिक क्विंटल में दाम 425 रुपया मसूर का बढ़ा। 425 रुपया प्रति क्विंटल पे 425 रुपया बढ़ाया गया है। ठीक है, मसूर में दाम बढ़ाया गया सर्वाधिक, लेकिन जैसे प्रतिफल पूछेगा आपसे, ठीक है, तो आपका 102% गेहूं में लागत मूल्य की तुलना में प्रतिफल दिए गए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो बेसिक बात हम लोग पहले चर्चा किए थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर लागू किए गए, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर लागू किए गए। ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको प्रति वर्ष तय करने का काम कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है जो इसकी सिफारिश करती है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी है, ठीक है, वो क्या करती है उसको अप्रूवल करती है। ठीक, तब ये घोषित हो जाता है। जो मेरा पॉलिसी है वो क्या है, वो ये है एमएसपी का कि मिनिमम जो लागत मूल्य होगा उसका 1.5 गुना लाभ हम देंगे। सामान्य रूप से क्या लाभ दिया जाता है, 1.5 गुना से ज्यादा दिया जाता है। आप देख रहे हैं जो पे 60%, चना पे 60, मसूर पे 89% और गेहूं पे 102%। ठीक है, लेकिन मिनिमम क्या है कि 1.5 गुना देंगे। अब एक क्वेश्चन सिर्फ इसमें यह बच गया कि उत्पादन लागत का, आपसे बार हम चर्चा क्या कर रहे हैं, उत्पादन लागत का 1.5 गुना देंगे। उत्पादन लागत में क्या, उत्पादन लागत में क्या किस चीजों को लोग उत्पादन लागत मानता है, तो सामान्य रूप से अपने दिमाग में आप ये बात डालिए कि किसी भी फसल को उत्पादन में जितना सोर्सेज किसान लगाता है, जितने तरीके के संसाधन उस फसल में लगाए जाते हैं, उन सभी को उत्पादन लागत में जोड़ा जाता है। ठीक है, बीज का मूल, खाद का मूल, कीटनाशक का मूल, मशीन का मूल, उसका श्रम का मूल, ये सब जोड़ा जाता है। उस फसल को लगाने में जो भी संसाधन का यूज हुआ उन सबों को जोड़ करके मिनिमम क्या लागत आ रहा है उसका, इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, और उस लागत का 1.5 गुना कम से कम रखने की बात की जाती है, और सरकार 1.5 गुना से अधिक भी रखती है, जो आप इस बार वाले 24-25 के विपणन वर्ष में रेट देख रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी क्वेश्चन बैंक देखते होंगे या एग्जामों को दे रहे होंगे कि यहाँ से लगातार प्रश्न आते रहे हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक ना, और मुख्य परीक्षा में भी जब आप कृषि पे लिख रहे होंगे, आपको पता है अब मुख्य परीक्षा में भी कृषि रिलेटेड हमेशा कोई प्रश्न होता ही होता है, तो वहां भी आपको ये चीजें काम आनी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस चीज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चीज कंसेप्ट को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। कृषिगत जो उपज है उसका जो अनुमान है 22-23 के लिए, उसको हम एक बार देखें। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में आपसे पीटी में पूछे जा रहे हैं। क्या ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन जारी करता है, कृषि विभाग जो हम लोग का है ना, उसका नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसको आप इस नाम से जानिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा 22-23 के लिए अग्रिम कृषिगत उपज का फाइनल आंकड़ा सामने आया। ठीक है, 22-23 का पहले तो अग्रिम आंकड़ा आता है सब में, अब क्या है एक फाइनल आंकड़ा सामने आ गया कि क्या मेरा उपज रहा, क्या मेरा उत्पादन रहा है। अब इससे प्रश्न होते हैं कि कितना उत्पादन रहा 22-23 में। ठीक ना, इसमें वो देखिए देश में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, बिल्कुल डेटा का क्वेश्चन है, 329.69 मिलियन टन हुआ। कितना हुआ 22-23 में 329.69 मिलियन टन। ठीक है, मिलियन टन में डाटा है 329.69 मिलियन टन
कुल खाद्यान्न उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन जो हमें हमारे यहाँ, ठीक है, खाद्यान्नों का, वो क्या है 329.69 मिलियन टन। ये बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें वृद्धि क्या हुआ, ठीक है। तो ये 14.07% का वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में। और कुछ फसलों में 22-23 में क्या हुआ, अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। जैसे देखिए क्या दूसरे पर हम सोचते हैं, चावल, दूसरा रिकॉर्ड उत्पादन कहाँ दर्ज किया गया, ये भी रिकॉर्ड उत्पादन है। टोटल जो है ना, ये अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन है, इसके पहले तो इतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं हुआ था। दूसरा उत्पादन हुआ रिकॉर्ड, तीसरा उत्पादन है तिलहन। टोटल में तो है ही, ये 3 फसलों में, चावल, गन्ना और तिलहन, 3 फसलों में 22-23 में अभी तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया है। जैसे 135.76 मिलियन टन उत्पादन हुआ चावल में, 135.76 मिलियन टन उत्पादन कहाँ पे है, चावल में है। ये क्या है, अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। ये 6.29% का वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि है, 6.29% के दर से यहाँ उत्पादन बढ़ा। दूसरा हम देखते हैं गन्ना। गन्ना में क्या हुआ, तो 110.55 मिलियन टन उत्पादन हुआ गन्ना का। यहाँ वृद्धि क्या है, तो यहाँ पे वृद्धि 2.81% है, ठीक है। इसी तरह तिलहन में 37.66 मिलियन टन उत्पादन हुआ। 37 पिछले में था, इस बार उत्पादन कितना हुआ, 41.36 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। यहाँ वृद्धि है 3.39%। देखिए फिर से आपसे चर्चा करें, ये जो आप देखते हैं इस तरह के डेटा को देखते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ क्या प्रश्न है उसको समझिए। प्रीलिम्स में एक डेटा ये महत्वपूर्ण है, टोटल प्रोडक्शन का, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि यह क्या था, रिकॉर्ड उत्पादन है। दूसरा इसी महत्वपूर्ण आएगा कि 2022-23 में, ठीक है, भारत में किन फसलों में अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया, ठीक है। अब वो आपको 4 फसल 5 फसल देगा या कितने फसल में पूछेगा, तब आपको जानना चाहिए कि 3 ऐसे फसल रहे हैं जहां की रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किए गए, ठीक है। टोटलिटी में वृद्धि पूछेगा तो आपको बताया 14% के आसपास है, वो 14.07% था। और चावल में अलग अलग आप देख रहे हैं, ये डेटा है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में इतना है। अब आप मुख्य परीक्षा में होते हैं तो बात अलग है। मुख्य परीक्षा में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर पाएंगे, कृषिगत बात लिख रहे हैं तो वो बिना डेटा के अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं। और कोई स्टूडेंट्स क्या करेगा, कोई डेटा के साथ अपनी बात को, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, कैसे बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, रखेगा। तो स्वाभाविक तौर से आप समझ लीजिए कि मुख्य परीक्षा है, आप तथ्यों के साथ कंसेप्ट को रख रहे हैं तो नंबर निश्चित रूप से वैसे स्टूडेंट्स को ज्यादा आएंगे। इसलिए अभी लगता जरूर है थोड़ा बोझिल, लेकिन अगर आप बीपीएससी देना चाहते हैं तो इसको पूरा ध्यान रखेंगे। अदर्स एग्जाम दे रहे हैं तो आप इतना भी ध्यान रखिएगा कि कितना उत्पादन हुआ और किन फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, तब भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स ऐसा चीज ना, शॉर्टकट से थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए, इंटरेस्ट धीरे धीरे बनाइए और सब चीजों को थोड़ा डिटेल जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तब अधिक से अधिक आप करंट अफेयर्स के प्रश्न पे सही कर पाएंगे उत्तर को, नहीं तो एग्जाम में आपको दिक्कत होता है, ठीक। अब इसी तरह सांख्यिकी जो मंत्रालय है मेरा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया, बहुत तरह का जो रिपोर्ट हमारे यहाँ आता है उसके द्वारा जारी किया जाता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। उसने एक और रिपोर्ट जारी किया था 9 अक्टूबर 23 को, वो क्या है, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है। क्या है ये, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ठीक है। लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ, ठीक है, लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। इसके अनुसार हम लोगों को क्या जानना चाहिए, इसमें एक प्रश्न ये बनता है आपके लिए जो आया रिपोर्ट उसमें, कि महिला श्रम बल की भागीदारी भारत में कितनी है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं तो फिर से लगता है, लेकिन लगातार आप देखेंगे तो ध्यान में रहेगा बिल्कुल कि महिला श्रम बल की भागीदारी, FLFRR जिसको हम लोग बोलते हैं, महिला लेबर फोर्स कितना लगा हुआ है, कितना परसेंट काम कर रहा है। तो 22-23 में ये आया है रिपोर्ट 37% का। 22-23 में कितना आया, 37% है, ठीक है।
पिछले साल ये 32.8% था। 22 से इसके पहले आप पहुंचेंगे अगर तो 32.8% था। ठीक है, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 37% हो गया। 37% हुआ है, 32.8 से बढ़ करके 37 पे गया। ये 4.2% की वृद्धि है। कितनी वृद्धि हुई, 4.2% की वृद्धि हुई। फिर से आपको हम रिपीट करते हैं। देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी किया है, श्रम बल भागीदारी सर्वे रिपोर्ट उसका जो आता है, उसमें हम लोग देखते हैं लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में कि महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ी 4.2%। ठीक है, कहाँ पहुंचा, 37% पे पहुंचा। ये तो पीटी के लिए प्रश्न हो गया। फिर से आपको हम दोहरा रहे हैं, साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं कि अगर मुक्त परीक्षा के लिए आप सोच रहे हैं तो फिर से आपके लिए प्रश्न है। मतलब बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में लिखने के लिए जगह या फिर निबंध में लिखने के लिए जो आजकल आ रहे हैं, वहां भी आप कुछ तथ्य रखते हैं तो आप महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हैं, महिला शक्तिकरण पे प्रश्न लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो आप किस तरह से श्रम बल बढ़ रहा है मेरे यहाँ, महिलाओं का भागीदारी बढ़ रहा है, लिखेंगे ना, उसमें डेटा लिखेंगे ना, तथ्य तो वहां भी जाएंगे वहां पे। तो करंट अफेयर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं आपके साथ डिस्कशन में जो है हम लोग, तो हम आपसे पहले भी चर्चा की, उसके दूसरे पहलू को भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग और कहाँ कहाँ पे यूज कर पाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन बीपीएससी मेन में आता है, वो पूरा सेक्शन में आपको अलग से आधा ही मेहनत करना पड़ेगा, आधी तैयारी आपके यहाँ से होते चलेगी। ठीक है, जब भी आप महिला पे लिखिएगा, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पे लिखेंगे, लेबर पे लिखेंगे, जो भी जागृति आ रही है भारत सरकार या बिहार सरकार का जो भी कार्यक्रम महिलाओं के लिए चल रहा है, ये क्या दिख रहा है, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, महिला श्रम बल में वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, आप नेक्स्ट आएंगे। देखिए, हमारे यहाँ से चीनी का जो निर्यात है उस पर रोक है, ठीक ना। तो यहाँ से भी एक प्रश्न है फिर से चीनी निर्यात पे, इस पे पीटी बेस प्रश्न है। ठीक है, इसको तुरंत से देख लेंगे। चीनी निर्यात पे प्रतिबंध, चीनी निर्यात पे प्रतिबंध सबसे पहले हमारे यहाँ कब घोषित किया गया। एक बार हम लोग क्या कहते थे कि 21-22 में टारगेट रखे थे कि हम लोग कम से कम 100 लाख टन चीनी बेच देंगे। ठीक है, और जब चीनी बेचा जाने लगा तो उससे अधिक पार कर गया। पता चला कि हम लोग के घरेलू बाजार में ही चीनी के भाव बढ़ने लगे, चीनी के भाव बढ़ने लगे घरेलू बाजार में, तो सरकार ने एक नीति बनाई कि हम अब चीनी निर्यात नहीं करेंगे और चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध कब से लगा, 1 जून 2022। ठीक है, देखिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कब आरोपित हो गया, तो 1 जून 2022 को इसको प्रतिबंधित किया गया था कि हम लोग 1 साल के लिए इसको रोक देते हैं। साल तो बीत गया, फिर इसको आगे बढ़ाया गया। तो आपके लिए यही प्रश्न भी है कि इसको फिर से बढ़ा दिया गया। 18 अक्टूबर 23 को घोषित क्या कर दिया, क्या 23 को क्या घोषणा हो गया कि अगले आदेश तक हम लोग चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो वर्तमान में हमारे यहाँ से जो कृषि उत्पाद है उसमें चीनी ऐसा उत्पाद एक है जिसका निर्यात पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसका अगर डेट पीछे जाएगा आपसे पूछने के लिए, तब पूछेगा कब पहली बार कब से प्रभावी हुआ है, तो 1 जून 2022 से चीनी निर्यात पे रोक प्रभावी भारत में हुआ। ठीक है, ठीक, देखिए कुछ घटनाक्रम को हम लोग आर्थिक में देख रहे हैं आपके साथ, आज फिर देखेंगे। अब जो देखने जा रहे हैं, जैसे एक RRTS गलियारा है, क्या है, RRTS गलियारा का निर्माण करने का सरकार का कंसेप्ट है। ठीक ना, RRTS गलियारा ये क्या है भाई, तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS के नाम से जान गए। इस गलियारे का निर्माण भारत सरकार कर रही है। कहाँ होगा गलियारा ये, तो जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आप जानते हैं NCR के नाम से इसको, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली के आसपास के जो शहर है, स्टेट है, उससे जोड़ने के लिए, तीव्र परिवहन के लिए जोड़ने के लिए ये RRTS जो मेरा गलियारा है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक, इसके लिए NCR को कहाँ कहाँ से जोड़ने के लिए, जैसे दिल्ली से यूपी, ठीक है, दिल्ली से यूपी के लिए, यूपी के बाद अगर हम लोग गए तो हरियाणा और राजस्थान, इस 3 स्टेट को
के लिए गलियारे का निर्माण है, और ऐसे 8 कॉरिडोर की पहचान किए गए। कितने? तो 8 कॉरिडोर की पहचान की गई है जो RRTS प्रोजेक्ट में शामिल है। एक बेसिक बात ही आ गया, RRTS मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। कैसा प्रोजेक्ट है? रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS। इसके तहत दिल्ली को हम लोग यूपी, हरियाणा, राजस्थान से जोड़ रहे हैं, ठीक है। रेल परिचालन के मामले में इसमें 8 गलियारे, 8 कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। पहले पे काम शुरू हुआ है, पहले पे काम शुरू हुआ, वो कहां से कहां है? दिल्ली से मेरठ। पहला से मेरा कहां से कहां है? ये दिल्ली से मेरठ है, ठीक है। तो दिल्ली से जो मेरठ है, मेरा टोटल प्रोजेक्ट है ये 82.15 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है। 82 किलोमीटर का है ये, 82.15 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हुआ कि RRTS जो गलियारा है कितने राज्यों से संबंधित है भाई? तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हो गया। इस गलियारे के तहत 8 कॉरिडोर बनाने की बात है रेलवे परिचालन के लिए। फिर है पहला परियोजना जो शुरू हुआ है वो दिल्ली से मेरठ है, इसकी कुल दूरी है 82.15 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ आगे? इसमें आगे हुआ कि अभी पहले का उद्घाटन हुआ मेरठ में, इसमें साहिबाबाद से दुहाई, इसी रूट पे, दिल्ली मेरठ रूट वाले पे साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो तक का उद्घाटन इन लोगों ने कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इस रूट पे रेलवे का परिचालन शुरू किया गया। ये दूरी कितनी है? 17 किलोमीटर। कितना है? साहिबाबाद से दुहाई डिपो जो उद्घाटन हो गया वो 17 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। एक विशेष बात है कि इस गलियारे में जो ट्रेन चलेगा, जो रेल को चलाया जा रहा है, उसका नाम वो है नमो, ठीक है। इस ट्रेन का भी नाम आपसे पूछने के सवाल रखिएगा, नमो भारत के नाम से यहाँ रेलगाड़ी चलाई जा रही है। तो नमो भारत रेलगाड़ी साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच पहला खंड का ये उद्घाटन हुआ, शुरू हो गया परिचालन 17 किलोमीटर में। टोटल परिचालन दिल्ली मेरठ है 82 किलोमीटर का, लेकिन 17 किलोमीटर में परिचालन शुरू हुआ है। ये NCR से यूपी, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने के लिए RRTS प्रोजेक्ट है। ये रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें जो ट्रेन परिचालित होगा उसका नाम नमो भारत रहेगा। कितनी जानकारी इसमें थी? एक जनरल सी बात है, आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब देख रहे हैं साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच में जो ट्रेन शुरू हुआ है, कितना वो 17 किलोमीटर है ना। जाना चाहिए हमारे यहाँ सबसे पहले जब ट्रेन शुरू हुआ था 1853 में, ये आपको पता होगा, बम्बई से थाना शुरू हुआ था ना जी। बम्बई से थाने जो ट्रेन शुरू हुआ था वो भी 17 ही किलोमीटर था, ठीक है। ऐसे ही दिमाग में चला जाना चाहिए था कि वो भी हम लोग का क्या था, 17 किलोमीटर ही था, ठीक है। देखिए अब हम लोग 8:50 के बाद ही शुरू कर पाए थे, 9:30 से 9:35 तक रखेंगे क्लास, और 5 से 10 मिनट तक क्लास रखेंगे। प्रयास में रहा 45 मिनट का ही क्लास हो, दो बीच में 2 या 3 क्लास ले ले, लेकिन 45 मिनट का ही हो, क्योंकि आपके लिए भी ज़्यादा ना हो, हम एक साथ बहुत पढ़ने पे आप भी बोझिल होने लगेंगे, ठीक है। इसलिए 45 मिनट का ही वीडियो हो, 45 मिनट ही आप देखें। देखिए एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ से प्रश्न लगातार आते हैं, ये पूरा डेटाबेस है, लेकिन इसका भी महत्व है अर्थव्यवस्था में, पर्यटन टूरिज्म से, ठीक है। ये भी मुख्य परीक्षा में लिखने में बहुत सारी जगहों पे आपको इससे संबंधित बातें भी लिखने के काम आएंगी, ठीक है। अब अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जब भी मुख्य में आएगा तब भी वहां ध्यान में जाएगा आपका। देखिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, पहला क्वेश्चन कि जो विदेशी पर्यटक हैं जो इस साल भारत आए, विदेशी पर्यटक, ठीक है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक 2022 में कितने हमारे यहाँ आए? तो टोटल संख्या हो गया 6.19 मिलियन, 6.19 मिलियन पर्यटक भारत आए हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन तो डेटा के साथ पूछता है ये लोग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6.19 मिलियन इस साल पर्यटक इंडिया आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम लोग वृद्धि देखेंगे। अभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। क्लियर है? देखिए बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाएगा, आप अनुमान नहीं लगा पाइएगा,
अगर नहीं पढ़ेंगे अनुमान पे जो भी आंसर मारेंगे आपका गलत ही होगा, ठीक है। इसलिए गलत होगा, परसेंटेज वृद्धि देखिए कितना है, 305.4% वृद्धि हुआ, ठीक है। अब आप खुद समझ के अनुमान नहीं लगा पाएंगे, अब 20%, 50%, 100% का अनुमान लगाएंगे, वृद्धि कितना, 305% की वृद्धि है, ठीक है। 2021 में वहां पे मात्र हमारे यहाँ मात्र 1.52 मिलियन लोग आए थे, यहाँ पे 2021 में कितने लोग आए थे, तो 1.5 मिलियन लोग आए थे, ठीक है। और अभी आ गए 6.19 मिलियन लोग आ गए, तो वृद्धि 305% की वृद्धि है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है कि 300% बढ़ गया, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अब स्वाभाविक तौर से एक क्वेश्चन आ गया दूसरा, क्या, जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं तो विदेशी मुद्रा भी लेके आएंगे, तो उसके द्वारा जो विदेशी मुद्रा यहाँ पे आया है, जो अर्जित हुआ विदेशी मुद्रा पर्यटकों के द्वारा, वो कितना, तो अब इसको भी ध्यान रखिएगा, 16.93 अरब डॉलर, 16.93 अरब डॉलर। फिर से आपसे बताएंगे कि हो सकता है ये संख्या नहीं पूछे, 16.93 अरब डॉलर अर्जन हुआ विदेशी मुद्रा का, कैसे भाई, तो विदेशी पर्यटक जो भारत आए उससे हुआ है ये, लेकिन परसेंटेज वृद्धि पूछने की संभावना पूरी होती है। ये 22 में वृद्धि कितना है, पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटन से जो आय हुआ है विदेशी पर्यटकों के आने से, वो 92.41% की उसमें वृद्धि दर्ज है, ठीक है, 92.41% वृद्धि दर्ज की गई, क्लियर है। ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद वाला डेटा वो आसान है, वो तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए आपको, और आपको रहेगा भी। अब सबसे अधिक कहाँ का आदमी भारत आ गया भाई, ये क्वेश्चन सब ये बन गया कि किस देश के लोग सबसे अधिक भारत आए, ठीक है। कहाँ के लोग आए सबसे अधिक, तो अमेरिका के लोग सबसे अधिक इंडिया आए हैं, ठीक है। जो आने वाला परसेंटेज है इसमें सबसे अधिक 22% के आसपास लोग कहाँ से आया, अमेरिका से। फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, ये परसेंटेज की जरूरत नहीं, ध्यान में रखे ना रहे, अंदाज रखिए 22% अमेरिका के लोग सबसे अधिक इंडिया आए। दूसरा जो है वो बांग्लादेश के लोग आए, कहाँ के लोग आया, बांग्लादेश का लोग आया, ठीक है। ये डाटा भी 20% के आसपास है, 20.29। तीसरा जो देश है जो यहाँ पे आ रहा है लोग, ये हमारे यहाँ से यूके के लोग, यूनाइटेड किंगडम के लोग आए, यूके के लोग आए, ठीक है। तो तीन जो महत्वपूर्ण देश हैं, अमेरिका, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम के लोग सबसे अधिक भारत में आए, ठीक है। 10 ऐसे देश हैं वर्ल्ड के, अगर वहां हम लोग देखेंगे उन देशों को, तो लगभग 73% पर्यटक जो हैं उस 10 देश से इंडिया आते हैं, ठीक है। टॉप 3 तो आप देख लिए, क्या क्या, अमेरिका हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर यूके हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए तो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और आगे जाएंगे तो कनाडा से आते हैं, और आगे जाएंगे तो श्रीलंका से आते हैं, फिर नेपाल से आते हैं, ये क्रम ही है, मैं आपसे क्रम से ही आपसे बता रहे हैं, ठीक है। फिर जर्मनी से, सिंगापुर से, मलेशिया से, ये जो 10 राष्ट्र हुए हमारे, अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, आप 3 को याद रखने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि जो 10 ऐसे कंट्री हैं जहां से टोटल जो पर्यटक आ रहे हैं उसका लगभग 73% इसी 10 देश से आ जा रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखे होंगे कभी कभी आता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं ना, वो सबसे अधिक किस एयरपोर्ट पे आते हैं, कहाँ के माध्यम से भारत में आते हैं, दिल्ली में आते हैं। सबसे अधिक जो पर्यटक है वो हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो आने वाली संख्या वो लगभग 31% है। जो पर्यटक आ रहे हैं उसमें सबसे अधिक दिल्ली, 31% लोग दिल्ली ही आते हैं पहले, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं। इसके बाद सेकंड स्थान मुंबई, ये दोनों आपको बड़ा आराम से ध्यान रह जाएगा कि दिल्ली पहला है, दूसरा मुंबई है। मुंबई में 14% के आसपास लोग आते हैं, ठीक है, और 31% लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा विदेशी पर्यटक का भारत आने का जो है 22 का रिकॉर्ड है, वो हम लोग चर्चा किए, ठीक है। ये 6.19 मिलियन पर्यटक इंडिया आए, कितनी वृद्धि हो गई थी, 305% की वृद्धि हो गई पिछले साल के तुलना में, ठीक है। फिर आगे हम लोग को देखे कि सबसे अधिक पर्यटक कहाँ से आ रहे हैं, तो अमेरिका से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे अधिक पर्यटक भारत के किस एयरपोर्ट का यूज करते हैं, तो वो दिल्ली आते हैं, ठीक है। हम वहाँ का उनके द्वारा आने वाली आय को देख लिए, पर्यटक की संख्या को देख लिए, और देश को भी जाने, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसी में का अगला पार्ट है, जब हमारे यहाँ लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ से लोग विदेश जाते भी होंगे ना। तो अब दूसरा इसका पार्ट है कि भारत से जो पर्यटक बाहर जाते हैं उनकी संख्या क्या है भाई। तो आप देखेंगे तो अब और भी आश्चर्य करेंगे, हमारे यहाँ टोटल लोग कितने आए, 6.19
19 मिलियन लोग आए थे, ठीक है। हमारे यहाँ से लोग गए कितने बाहर, तो 21.09 मिलियन लोग इंडिया से बाहर चला गया घूमने के लिए। विदेश यात्रा पे कितना लोग चला गया, 21 मिलियन आदमी गया। टोटल आया था 60 मिलियन, लेकिन यहाँ से जाने वालों उसका लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। 21.09 मिलियन इंडियंस प्रत्येक साल बाहर चला जाता है घूमने फिरने के लिए या जिस काम से जाए, ठीक है। इसमें सर्वाधिक संख्या कहाँ जाने की है, अब भारतीय सबसे अधिक संख्या में कहाँ जा रहे हैं, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में चलना चाहिए और जानना चाहिए, ठीक है। बहुत जगहों पे इन सब इंफॉर्मेशन का आप उल्लेख कर पाएंगे, मेंस में भी, निबंध में भी, और पीटी में तो जीएस में जो आएगा तो आप करेंगे ही। संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं, सबसे अधिक भारतीय कहाँ जा रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात। लगभग 27.93% लोग अमीरात जा रहे हैं। ये 59 लाख के आसपास लोग प्रत्येक साल अमीरात जाते हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात जाने वाली संख्या सबसे अधिक। 2 नंबर पे लोग कहाँ जा रहा है, सऊदी अरब। इंडियन जो सबसे अधिक जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे वो सऊदी अरब जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे भारतीय कहाँ जा रहे हैं, तब यूएसए है, अमेरिका जा रहे हैं। हमारे यहाँ अमेरिकाओं का आने का जो क्रम है वो सबसे अधिक अमेरिकी आते हैं, लेकिन भारतीय जो जाते हैं बाहर तो उसमें 3 नंबर पे अमेरिका का स्थान है। भारतीय भी अमेरिका जाने को अपने प्रेफर लिस्ट में रखते हैं, ठीक है। उनके भी ये प्राथमिकता में चलता है, तो लेकिन तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो सिंगापुर, थाईलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, तब जा रहे हैं वो कतर, कुवैत, ओमान, इन देशों में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भारत से विदेशी पर्यटक जाने का ये है। तो यहाँ पे आप प्रश्न फिर से आपको दोहरा दे, जो संभावना है पूछे जाने की वो ये है कि सबसे अधिक किस देश में जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। 1, 2, 3 क्रम देगा तो सऊदी अरब, यूएसए, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। आगे सिंगापुर और थाईलैंड है, 5 तक भी ध्यान रखिएगा, तब भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो ये पर्यटन से संबंधित हमारे आंकड़े थे जो कि हम लोगों ने देखा कि क्या कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं और कितने लोग भारत में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज आप लोग कहीं पे छोड़ेंगे, 9:40 हुआ है, मेरा 45 मिनट का जो पीरियड आपके साथ रखे हैं वो लगभग हो चुका है, ठीक है। हम लोग अगले दिन भी रखेंगे, देंगे नोटिफिकेशन। सैटरडे और संडे का ही प्रयास है, लेकिन हो सकता है इस बीच में आपके साथ हम वेडनेसडे या थर्सडे को भी समय मिला तो रखेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कवर कर लेकर हम लोग 2-3 क्लास बीच में ज़्यादा ले लेकर 2 वीक से, सप्ताह में 2 से ज़्यादा, तो जनवरी मंथ में हम अपडेट हम लोग चले। हम लोग दिसंबर के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को देख रहे हैं, अब थोड़ा कवर कर लेंगे तो हम लोग जनवरी का एक साथ लेके चल पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्लास का नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी ही, ठीक। गुड नाइट। ठीक है, चलिए आप सबको नया साल मुबारक हो। अब तो आज हम क्लास रखना भी नहीं चाह रहे थे कि आप सब लोग इंगेज होंगे, आज हो सकता है कि पुराने साल के विदाई में, लेकिन फिर इसलिए रख भी लिए कि चलिए ठीक है, पढ़ाना भी आपके जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना महत्वपूर्ण भाग आपके जीवन में किसी भी चीज को एंजॉय करने का है, ठीक है, खुशी मनाने का है ना। पिछले साल का खुशी मनाने के लिए और नए साल का आगमन के लिए कम से कम 3 दिन में आपके साथ क्लास रखी ले, एक आपको पता रहे कि आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पढ़ाई का रखता है, जब तक आप अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाए, ठीक है। अब सबको नए साल का भी मुबारकबाद है।